सत्ता यानी ताकत, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। लेकिन ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के उस दौर की पूरी कहानी कह देती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास फिल्म इमरजेंसी से जुड़े कुछ स्रोत हैं, और आज हम इसी फिल्म के आईने में भारत के सबसे विवादास्पद अध्याय यानी इमरजेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद फिल्म का रिव्यू करना नहीं है, हम इस फिल्म को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। ये समझने के लिए कि वो कौन सी घटनाएं थीं, किरदारों का मनोविज्ञान कैसा था, और वो कौन से फैसले थे जिन्होंने देश की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हम देखेंगे कि फिल्म इंदिरा गांधी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने और फिर इमरजेंसी लगाने के फैसले को किस नजरिए से पेश करती है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सत्ता, सियासत और उस दौर के लोगों की उस दास्तां को। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि फिल्म की शुरुआत सीधे 1970 से नहीं होती, बल्कि वो हमें इंदिरा के बचपन में ले जाती है। उनके दादा उन्हें इंद्रप्रस्थ की कहानी सुनाते हैं, जहां सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। क्या ये एक तरह से मतलब कहानी की भूमिका बांधने की कोशिश है कि सत्ता का संघर्ष उनके डीएनए में था? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिल्म शुरू से ही उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर स्थापित करती है जो सत्ता की राजनीति के बीच पली बड़ी है। लेकिन असल कहानी शुरू होती है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। उस दौर में कांग्रेस के भीतर ही कुछ बहुत पुराने और ताकतवर नेताओं का एक गुट था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। हाँ, सिंडिकेट। कामराज, निजलिंगप्पा जैसे बड़े नेता। जी। शास्त्री जी के निधन के बाद उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है, एक गूंगी गुड़िया है। अच्छा। जिसे वो अपने इशारों पर चला सकेंगे। और यही गूंगी गुड़िया का तंज तो उन पर खूब कसा जाता था। फिल्म में भी दिखाया गया है कि कैसे सिंडिकेट के नेता उन्हें एक मुखौटा समझते थे। बिल्कुल। लेकिन फिल्म में एक सीन है जो इस धारणा को तोड़ता है, जब वो प्रधानमंत्री नेहरू के फैसले के खिलाफ जाकर असम जाती हैं और चीन के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लेती हैं। हाँ, और यहीं से उनके अंदर का वो नेता सामने आने लगता है जिसे सिंडिकेट पहचान नहीं पाया था। 1971 की जंग वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सही बात है। फिल्म दिखाती है कि कैसे वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के दबाव में नहीं आती, चाहे वो अमेरिका हो या चीन। एक सीन में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से मुलाकात के दौरान उनका आत्मविश्वास वो देखने लायक है। वो बहुत सहजता से कहती हैं, यू हैव वेपनरी, वी हैव करेज। यानी आपके पास हथियार है, हमारे पास हिम्मत है। वाह। इसी हिम्मत और जीत ने उन्हें गूंगी गुड़िया से दुर्गा बना दिया, और पर्दे पर कंगना रनौत इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज से बखूबी दिखाती हैं। 1971 की जीत के बाद तो वो सत्ता के शिखर पर थीं। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा। जी। फिल्म में एक सीन है जिसमें वो वाजपेयी जी से कहती हैं, प्रधानमंत्री बनना मेरे तारों में लिखा है। यह आत्मविश्वास दिखाता है कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो इसी जीत के बाद आता है। बिल्कुल। सत्ता का शिखर अक्सर सबसे फिसलन भरा होता है। 1971 की जीत के बाद देश में हालात बदलने लगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हाँ, छात्र आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इस आंदोलन को चेहरा मिलता है जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का। उनका संपूर्ण क्रांति का नारा वो पूरे देश में गूंजने लगता है। फिल्म उस माहौल को दिखाती है जहां रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है वो सड़कों पर गाई जा रही थी। माहौल में एक बेचैनी थी, एक विद्रोह की भावना थी। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला। हाँ। जो शायद इमरजेंसी की नींव का सबसे बड़ा पत्थर था। बिल्कुल। अदालत उनके रायबरेली चुनाव को रद्द कर देती है और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा देती है। फिल्म में इस सीन को बहुत पावरफुल तरीके से दिखाया गया है। कोर्ट में इंदिरा का वो कटघरे में खड़ा होना, उस वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे वो सिर्फ एक हारे हुए नेता के नहीं, बल्कि एक अपमानित व्यक्ति के थे। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अपमान। ये उनके लिए सिर्फ एक कानूनी झटका नहीं था, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। अच्छा। एक प्रधानमंत्री को अदालत में इस तरह सवालों के घेरे में खड़ा करना उस दौर में अकल्पनीय था। फिल्म के मुताबिक पार्टी के सीनियर नेता उन्हें इस्तीफा देने की सलाह देते हैं, लेकिन वो इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश के तौर पर देखती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहीं पर वो एक डायलॉग कहती हैं जो उनके उस वक्त के माइंडसेट को दिखाता है। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ।
यहां सवाल उठता है, जो फिल्म भी पूछती है, क्या ये फैसला देश को बचाने के लिए था या अपनी कुर्सी बचाने के लिए? क्या एक नेता और देश के बीच की रेखा वो यहां धुंधली हो गई थी? और फिल्म का नजरिया यही है कि उनके लिए उन पर हमला देश पर हमला बन गया था। ओके। उन्हें लगने लगा था कि विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है और देश को सिर्फ वही बचा सकती हैं। यहीं से सत्ता का सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। जब राष्ट्रपति उनसे कैबिनेट की मंजूरी के बारे में पूछते हैं तो उनका जवाब होता है, मैं ही कैबिनेट हूँ। मैं ही कैबिनेट हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र के पूरे सिद्धांत पर एक हमला है। कैबिनेट का मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। सही बात है। इस एक लाइन के जरिए फिल्म दिखाती है कि कैसे सत्ता एक व्यक्ति में सिमट कर रह गई थी, जहां किसी और की सलाह या मंजूरी की कोई अहमियत नहीं बची थी। और फिर 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे रातों रात विपक्ष के बड़े नेताओं, जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई और वाजपेयी तक, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है जी। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी जाती है। ये तो लोकतंत्र की आवाज को एक रात में खामोश कर देने जैसा था। ये सिर्फ आवाज को खामोश करना नहीं था, ये एक कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल मूव था। अच्छा। इसका मकसद था पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करना, ये संदेश देना कि अब सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र में असहमति की आवाज को इस तरह कुचला जाना ही असल इमरजेंसी थी। फिल्म में एल.के. आडवाणी का वो मशहूर बयान भी आता है, मीडिया को झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लगे। हाँ, ये दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कितना गहरा आघात हुआ था। इमरजेंसी के दौरान एक और पावर सेंटर उभरता है, संजय गांधी। फिल्म उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाती है जो किसी नियम कानून से बंधी नहीं थी। दिल्ली को शुद्ध करने के नाम पर झुग्गियों को तोड़ना और जबरन नसबंदी का अभियान। हाँ, फिल्म के हिस्से देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये फिल्म का शायद सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता पर कोई अंकुश नहीं रहता तो सबसे ज्यादा कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। संजय गांधी एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए थे। फिल्म के अनुसार ये फैसले बिना किसी प्रक्रिया के सीधे उनके आदेश पर लिए जा रहे थे। लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी क्रूर थी। एक माँ के तौर पर इंदिरा का जो द्वंद्व है, जहां वो बेटे के गलतियों को देख भी रही हैं और नजरअंदाज भी कर रही हैं, वो फिल्म में उनके अभिनय का एक मजबूत पहलू है। एक सीन में वो कहती हैं, जो प्यार, जो सपोर्ट मैंने पापू से चाहिए थी, फिरोज से चाहिए थी, वो मुझे संजय में मिली। ये लाइन उनके व्यक्तिगत जीवन की कमी और संजय पर उनकी निर्भरता को दिखाती है, जो बाद में उनके राजनीतिक फैसलों पर भी हावी होती नजर आती है। बिल्कुल। फिल्म उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक जटिल इंसान के रूप में भी दिखाती है। वो एक माँ है, एक नेता है और एक शासक भी। सही है। उनके कुछ आत्मचिंतन के क्षण भी हैं, जैसे आईने के सामने खुद से जूझना, जहां वो कहती हैं, ये आईने दीवार से उतार के कोई फेंक दे। ये सीन दिखाता है कि सत्ता के शिखर पर इंसान कितना अकेला हो सकता है और अपने ही फैसलों के बोझ तले दबा होता है। फिल्म में एक और बहुत ही चौंकाने वाला सीन है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, हाँ, वो भी रद्द हो जाता है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि देश के नागरिकों का जीवन का अधिकार भी राज्य की मर्जी पर निर्भर हो सकता है। और ये सब कुछ अनुशासन के नाम पर हो रहा था। अच्छा, फिल्म में एक पात्र कहता है कि देश में पहली बार अनुशासन का माहौल है, बसें, ट्रेनें सब टाइम पर हैं। यहीं पर फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। यह हमेशा से एक बहस का विषय रहा है कि देश को चलाने के लिए अनुशासन ज्यादा जरूरी है या नागरिक स्वतंत्रता। बिल्कुल। क्या ट्रेनों का समय पर चलना नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ज्यादा जरूरी है? यही सवाल है। फिल्म इन सवालों को बहुत प्रभावी ढंग से दर्शकों के सामने रखती है, बिना कोई सीधा जवाब दिए। फिर 21 महीने बाद इमरजेंसी हटती है, चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी हार जाती हैं। जी। फिल्म में एक सीन है जब वो कहती हैं, राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। ये उनकी शख्सियत के उस पहलू को दिखाता है जो सत्ता को सब कुछ मानता है। लेकिन इस हार ने शायद लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता ने दिखाया कि वो अनुशासन के नाम पर अपने अधिकार नहीं छोड़ सकती।
ये हार सिर्फ एक नेता की हार नहीं थी, ये तानाशाही सोच की हार थी। सही बात है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतना या हारना नहीं है, ये उन संस्थाओं को बनाए रखने के बारे में है जो सत्ता पर अंकुश लगाती हैं, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका, निडर मीडिया और एक जिम्मेदार विपक्ष। तो आज के दौर में जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो इससे क्या सबक मिलते हैं? एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन स्तंभों की क्या भूमिका है? यहाँ फिल्म एक केस स्टडी की तरह काम करती है। ये दिखाती है कि जब ये स्तंभ कमजोर पड़ते हैं या उन्हें कमजोर किया जाता है तो क्या हो सकता है। आज के समय में ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि इन संस्थाओं की रक्षा करना सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सवाल पूछना, सरकार के कामों पर नजर रखना और असहमति का सम्मान करना, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो फिल्म इमरजेंसी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और लोकतंत्र की नाजुकता का एक गहरा चित्रण है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के फैसले पूरे देश की नियति तय कर सकते हैं और कैसे सत्ता का नशा एक नेता को उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी दूर कर सकता है। आखिर में फिल्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, वो एक रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर कि जब सत्ता बिना संतुलन के हो तो लोकतंत्र सबसे पहले कीमत चुकाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। फिल्म एक नेता के नजरिए से सत्ता के गलियारों से कहानी दिखाती है। सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में आम जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी, जिनकी नसबंदी हुई, जिनके घर तोड़े गए, जिनकी आवाज दबा दी गई, उनकी अनकही कहानियां क्या होंगी?